इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट। जी हां, जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और हर कोई लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। बात करूं तो बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी और इस महासंग्राम में किस तरह की किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तैयारियां कैसी चल रही हैं और वो तैयारियां जानने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। राजनीति के बहुत ही माने हुए चर्चित चेहरे हैं, इनसे जो राजनीति की गहराई से जानते हैं और पत्रकारिता जगत में काफी इनका नाम है। कुलदीप शोराण जी हमारे साथ मौजूद हैं और जोशीला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। भी क्या कुछ कहना है इनका। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँ, एक बार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर थोड़ा नजदीक से आप आ जाइए। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद। कुलदीप जी नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है जी। प्रद्युमन जोशीला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। कुलदीप जी पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब शुरुआत हो चुकी है, 15 दिन हो चुके हैं टिकटों का ऐलान की बात करें तो बीजेपी की फिलहाल स्थिति क्या चल रही है, तमाम पार्टियां किस तरीके से अपने कार्यों में लगी हुई? देखिए, अभी तक तो क्या है कि कोई भी पार्टी बीजेपी के अलावा दूसरी मैदान में नजर नहीं आती है, क्योंकि किसी कैंडिडेट नहीं आए। सिर्फ आप ये मान के चलिए कि कुरुक्षेत्र में ही सिर्फ जो है दोनों पार्टियों के कैंडिडेट है, चाहे सुशील गुप्ता है चाहे बसिंह चौटाला है। बाकी की 9 सीटों के ऊपर तो कोई भी ना चुनावी सरगर्मी नजर आती है, ना मारामारी नजर आती है और ना ही रैलियों की भीड़ नजर आती है, ना ही समर्थकों के काफिले नजर आते हैं। यानी मौसम अभी ठंडा है। 15 से 20 दिन बीजेपी वालों को हो चुके घूमते हुए, लेकिन जो माहौल बनना चाहिए बीजेपी के पक्ष में ना तो वो बना है और ना ही विपक्ष को घेरने के लिए जो अपने चक्र रचना चाहिए ना ही विपक्ष की नजर आता है। जी, आप क्या मानते हैं सर? जी, मैं बिल्कुल शोराण साहब की बात से सहमत हूं। अभी फिलहाल जब तक सारी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारेंगी तब तक कोई चुनावी माहौल नहीं बनेगा। लेकिन इसके इतर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में आए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद उनका चुनाव प्रचार भी बड़ा ढीला ढीला नजर आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पूरे हरियाणा, अकेले हिसार की बात नहीं, पूरे हरियाणा में ही बीजेपी उस स्तर पर प्रचार प्रसार करने में अभी तक नाकामयाब रही है। वो सिर्फ अपनी मैनेजमेंट, अपनी कमेटियों गठित करने में वहीं तक सीमित है। जब तक बीजेपी के नेता पूरी तरह से मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक चुनावी गर्माहट नहीं होगी। हालांकि गर्मी का मौसम है और ये बीजेपी तो इसलिए भी जानी जाती है कि सर्दी के मौसम में भी गर्माहट ला देती है। लेकिन फिलहाल कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब तक नजर नहीं आ रहा जो बीजेपी में होता है, अक्सर जो जोश होता है कार्यकर्ताओं में, वो कार्यकर्ताओं का जोश में नजर नहीं आ रहा। ना कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है, ना नेताओं का जोश नजर आ रहा। जब नेता एक तो 5000 लोगों की पब्लिक को एड्रेस करेगा तो उसके भाषण देने की कला में एक बहुत ज्यादा जोश होगा, और एक वही नेता 500 आदमियों की भीड़ को संबोधित करेगा तो नेचुरल रूप से उसमें उतना असर नहीं दिखाई देगा। और वही बढ़ रहा है। हिसार में खुद नायब सिंह सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कई रैलियां कर चुके हैं। खुद मनोहर लाल खट्टर जी कई रैलियां कर चुके हैं, लगातार पूरा पूरा दिन यहाँ बिता चुके हैं। उसके बावजूद जो है कहीं चुनाव प्रचार में कोई गति दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण सिर्फ यही है कि बीजेपी पूरी तरह से जिस दिल से जो लगना चाहिए वो नहीं लग पा रही है। जी। बात है कि बीजेपी के पास पूरे हरियाणा में छोटे बड़े 1000 नेता हैं। 1000 नेताओं में से आपको सिर्फ 2 लोग एक्टिव नजर आएंगे, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी। इसके अलावा बीजेपी के जो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें से लगभग 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बड़े नेता नाराज भी हैं। यानी जो कंप्लीट जो वर्किंग चाहिए बीजेपी की वो कंप्लीट वर्किंग नहीं है। और बीजेपी के नेताओं का और कैडर के साथ प्रत्याशियों का तालमेल है, क्योंकि आप देखिए 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मूल रूप से बीजेपी के नहीं हैं। आप रोहतक की बात करें, वहां पर मनीष ग्रोवर की टसल चल रही है अरुण शर्मा के साथ में। आप हिसार की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु और बिश्नोई परिवार अभी तक नजर नहीं आए। अगर आप सिरसा की बात करें तो गोपाल कांडा अभी तक उसके साथ में एक्टिव नजर नहीं आए। तो ये जो एक जो गैप है पार्टी के नेताओं के बीच में और प्रत्याशियों के बीच में, ये गैप ही कहीं ना कहीं जो मूवमेंट होती है उसकी कैंपेन की उसको इफेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये भी कि देखिए अब फसल निकालने का समय शुरू हो गया है, लोग लामणी के लिए खेतों में हैं, मजदूर भी मंडियों के अंदर हैं, तो अब रैलियों में भीड़ तो नजर नहीं आएगी। ऐसे में जो है कैंडिडेटों को मजबूरी में शहरों में घुसना पड़ेगा और साथ में जो शहरों के जो नेता हैं उनको वर्करों के साथ चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीजेपी के लिए जो एडवांटेज थी 15 दिन की उन्होंने लूज की है। अगर 15 दिन पहले बीजेपी अगर फुल फॉर्म में अगर कैंपेन को चलाती तो आज बीजेपी की कैंपेन टनाटन नजर आती, लेकिन अभी तक तो बीजेपी अपने रूठों को मनाने में कामयाब नहीं हुई है। तो यही वजह है कि बीजेपी के लिए जो 2014-2019 में जो माहौल था
वो आज की तारीख में वो माहौल नहीं है। बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा। पिछली बार जो मैक्सिमम प्रत्याशी 1.5 लाख से 2.5 लाख से 3.5 लाख से 5.5 से 6.5 लाख तक लोग हरियाणा में जीते हैं, लेकिन अब की बार 5 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर मार्जिन 1 लाख से नीचे रहेगा, और उसमें भी कांग्रेस की लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बीजेपी 10 के 10 जीतेगी, बीजेपी 8 जीतेगी, बीजेपी 6 जीतेगी या बीजेपी 4 जीतेगी। बिल्कुल सही बात है। जोशीला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों को घोषित क्यों नहीं कर पाई है? कारण क्या है इसके पीछे का? हालांकि वो तैयारी कर रही है, हर कोई हाथ पैर मार रहा है कांग्रेस के अंदर कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। कारण क्या है इसके पीछे का? देखो, कांग्रेस का एक इतिहास रहा हमेशा से, वो बिल्कुल आखिरी समय में टिकटें डिक्लेयर करती है। और कई बार तो विशेषकर हरियाणा प्रदेश में हमने देखा है कि जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन होता है उस दिन भी कई बार टिकटें अनाउंस हुई हैं कांग्रेस पार्टी की। अब भी वही हालात हैं कि कांग्रेस में आपसी फूट, बहुत से नेताओं का चुनाव ना लड़ना, बार बार कई नेताओं का कि मैं फलां हल्के से चुनाव लड़ूंगा, वहां कोई दूसरा नेता वीटो कर देता है। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ी जो अंतर है वो यही है कि अनुशासन। बीजेपी ने किसी एक आदमी को टिकट दे दी, बेशक लोग उसके साथ ना लगे हों, लेकिन वो ओपनली नाराजगी नहीं जताते। चाहे वो नवीन जिंदल की बात हो, बिल्कुल एकाएक उनको चुनाव लाए बीजेपी में और टिकट दे दी। रणजीत सिंह चौटाला को बिल्कुल 20 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन करवाई, उनको टिकट दे दी। उसके अलावा चाहे अशोक तंवर हो या और भी काफी नेता हैं। बीजेपी में सबसे बड़ी बात है अनुशासनबद्ध पार्टी है, जबकि कांग्रेस में अनुशासन ना होना। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस में धड़ेबंदी होना। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट है, कुमारी शैलजा अपने जो उनके साथी उनको टिकट दिलाना चाह रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला किसी दूसरे के लिए पैरवी कर रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इसलिए आपस में समन्वय ना होने की वजह से कांग्रेस टिकटें डिक्लेयर नहीं कर पा रही हैं। वरना तो कुछ एक सीटें तो ऐसी थी जहां कांग्रेस के पास और कोई मजबूत चेहरे भी नहीं थे, कोई विकल्प भी नहीं थे। उन सीटों पर तो कम से कम कांग्रेस को अपनी लिस्ट जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ इसलिए लिस्ट जारी नहीं हो पा रही कि ऊपर के जो बड़े टॉप जो नेता हैं उनमें आपसी समन्वय नहीं है। जी कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी के भी नेता, बहुत से नेता जो है नाराज नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा, जिसकी क्षतिपूर्ति करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी है, और जिसमें काफी कई नाम सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और फिलहाल स्थिति बीजेपी की हिसार लोकसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरह की है? देखिए, हकीकत है कि जब तक बीजेपी अपने रूठे हुए नेताओं को नहीं मनाएगी तब तक बीजेपी का चुनाव न तो उठेगा, ना बीजेपी जीतने का माहौल बनेगा, और ना ही रणजीत सिंह सेफ होंगे। तो देखिए, अगर पार्लियामेंट के हिसाब से हम देखें, पार्लियामेंट के हिसाब से 3 ऐसे नेता हैं जो आज की तारीख में आपको फील्ड में नजर नहीं आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बिश्नोई परिवार। देखिए, भजनाल परिवार का अपना 1.25 लाख 1.5 लाख का अपना पेट वोट बैंक है, और वो पूरे पार्लियामेंट को इफेक्ट करता है। उचाना से लेकर आपको नलवा आदमपुर तक वो आपको हर जगह उनके समर्थक नजर आएंगे, चाहे कम हो ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर मुकाबला बीच में अगर बिल्कुल कांटे का हो गया तो उस कंडीशन में बिश्नोई परिवार के वोट ही हार जीत का फैसला करेंगे। ऐसे नारनू दल का है, कैप्टन अभिमन्यु के अपने 15 से 20 हजार जाट वोट बैंक पक्का था। उनको टिकट कटने से अब वो वोट बैंक बीजेपी के आने की बजाय कांग्रेस साइड जा सकता है, यानी बीजेपी को दोहरा नुकसान होगा। एक तो वो 20 हजार इनको मिलते हैं और 20 हजार दूसरे साइड, तो 40 हजार का नुकसान आपका हो गया है। तो इसके अलावा छत्रपाल सिंह देखो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, और सुभाष बराड़ा, उनको बीजेपी में सबसे ज्यादा बड़ी प्रमोशन मिली है। उनके साथ में जो पूरी, अगर हम जिले को देखेंगे तो जिले में आपको आशा खेदड़ू ग्रुप की नजर आएंगी, आपके जो महासचिव महामंत्री हैं आपके जो है सुरेंद्र पुनिया, उनके खेमे की नजर आएंगे। तो जिम्मेदारी संगठन की ज्यादा है, और संगठन में आप देखिए कि भी आशा खेदड़ का तक वो रुतबा या संगठन में पकड़ नहीं रही है जो पूरे जिले को लेकर, जो पूरे पार्लियामेंट को लेकर चुनाव को धार दे सके, बाकी नेताओं को अपने साथ ले सके। यानी कि जो बीजेपी के नेताओं के जो बिगड़े हुए समीकरण है ना, यही चुनाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, यही चुनाव को बिठाने का काम कर रहे हैं, और यही हवा को बनने से रोक रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, क्या लगता है समय रहते क्या बीजेपी उन नेताओं को मना पाएगी? अगर मना पाती है तो कितना फायदा होगा, और नहीं मना पाती तो कितना नुकसान होगा? और दूसरी बात जो है, कांग्रेस के कौन कौन से अगर उम्मीदवार सामने आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी? देखिए, बीजेपी की जो वर्क कल्चर है, जोशीला जी ने जो बताया, उस वर्क कल्चर में अनुशासन सबसे बड़ी बात है। देखिए, वोट पड़ेगा मोदी के नाम का, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि आप बिश्नोई परिवार के वोट बैंक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप अभिमन्यु के नारनौंद में
इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जो गिराया का और जो आंसी का पुराना इलाका है उसमें आप छत्रपाल सिंह को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो उकलाना के अंदर आप देखें जो इफेक्ट है वहां पर भी आशा खेदड़ और जो दूसरा ग्रुप है उनकी भी जो एक एक्टिव मूवमेंट है उसके बगैर अगर सोचेंगे कि लीड मिलेगी वो भी डाउटफुल रहेगी। तो लेकिन ये सारे नेता क्या कि देखिए कतार में खड़ा होना अलग बात है, कल को जो पैसे बढ़ेगा तो नेताओं को कतार में आना पड़ेगा, वोट भी मांगने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नेता दिल से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, क्या दिल से पोलिंग करवाएंगे, उसके ऊपर काफी असर रहेगा चुनाव के परिणाम के ऊपर। लेकिन ये नाराजगियां जरूर दूर होंगी और अगर नाराजगियां दिल से दूर नहीं हुई तो फिर वो मेल मिलाप भी वो शून्य रहेगा, उसका परिणाम 0 रहेगा। सर जिस तरीके से अगर टक्कर देने की बात आती है तो कांग्रेस में 2 नाम मुख्य रूप से लिए जा रहे हैं। जयप्रकाश का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं पर बात की जाए तो एक बड़ा नाम जो कि भजनलाल जी के बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, उनका नाम भी सामने आ रहा है। अगर वो कहते हैं अगर वो दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला बन सकता है। इस पर आपका क्या? देखिए सच्चाई है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास में आप देखिए कि जो जाट वोट बैंक है वो लगभग 80% के करीब खड़ा है। इसके अलावा जो चमार वोट बैंक है वो भी 70 से 80% खड़ा है। 100% आपका मुस्लिम वोट बैंक खड़ा है। यानी कि कांग्रेस के पास ये तीनों वोट बैंक मिलाकर लगभग 5.5 लाख का वोट बैंक बनता है। लेकिन ये वोट बैंक बीजेपी को हराने के लिए काफी नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को 1 लाख वोट और चाहिए ताकि बीजेपी का 1 लाख वोट कम हो और इनका 1 लाख वोट बढ़े तो जाके कांग्रेस जीत की पोजीशन में आती है। और वो काम 2 आदमी कर सकते थे, चाहे वो चंद्रमोहन नंबर 1 पे और घोड़ेला नंबर 2 पे, क्योंकि भजनाल परिवार का अगर चंद्रमोहन कैंडिडेट होते तो उनको वो 1.25 लाख वोट मिलते। ऐसे ही अपने पूरे पार्लियामेंट के अंदर कुम्हार वोटर इंपोर्टेंट संख्या में है, डिसाइडिंग संख्या में है। अगर गुड़िला कैंडिडेट बनते तो वो भी लोकसभा के लिए तो वो भी बीजेपी से टूटकर कांग्रेस को आते हुए फायदा होता। जहां तक बात करें हम ब्रजेंद्र सिंह की और जेपी की, अगर दोनों में से कोई कैंडिडेट आता है तो उन हालात में रणजीत सिंह के चुनाव जीतने के आसार ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल। और यह यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने हमारे साथ साझा भी की है। और भाई अगर ये रहता है तो आने वाले समय में काफी झटका लग सकता है दूसरी पार्टियों को भी। और बीजेपी के लिए मजबूती किस तरीके से होगी और कांग्रेस के लिए मजबूती किस तरह की होगी, बहुत ही अच्छी बातें जो है वो पूरी जानकारी हमें शौराना साहब ने दी है। जोशीला साहब ये बताएं कि जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी का अभी तक भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं और क्या लगता है कब तक ये घोषणा होगी? नहीं, जेजेपी और इनेलो ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, बीजेपी ने तो कर दी। जी सर। और इनेलो की तरफ से भी लगभग जो है जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं प्रताप चौटाला, उनके लड़के रवि चौटाला की धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, जो इसी हिसार लोकसभा के उकलाना हल्के के दौलतपुर गांव की बेटी हैं। तो उनका लगभग फाइनल, और वो चुनाव प्रचार के लिए निकल भी चुकी हैं। वो गांव में दौरे भी कर रही हैं, हालांकि ऑफिशियल अभी तक कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है। दुष्यंत चौटाला के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि यही वो हिसार लोकसभा क्षेत्र है जिसने उसको सबसे कम उम्र में सांसद बनाया। उसके बाद इसी हिसार लोकसभा के दम पर वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना। लेकिन अब समस्या उसके सामने ये है कि उनका गांव में विरोध हो रहा है, लोग उनको जो है गांव में घुसने नहीं दे रहे। उस लिहाज से जेजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। खुद दुष्यंत चौटाला डरे हुए हैं चुनाव लड़ने से, ना ही उनकी माताजी का नाम पहले चल रहा था। अब उनकी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि वो किसी बैकवर्ड चेहरे पर दांव खेल सकते हैं। खुद जो है हो सकता है अजय सिंह चौटाला का परिवार अपनी संभावित बुरी हार को देखते हुए हिसार से चुनाव ना लड़े। इसके अलावा उनके पास कोई बहुत लंबा चौड़ा विकल्प भी इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि जो उनके विधायक थे यहाँ से जोगीराम सियाग, वो भी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। नारनौंद के जो विधायक हैं राम कुमार गौतम, उनका सभी को पता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा भगदड़ जो आज के दिन मची हुई है वो जेजेपी में उनके प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारी भागने लग रहे हैं। कई भाग चुके हैं, कई कतार में हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि जेजेपी कोई बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में आज के दिन प्रभाव डालने वाली है इस चुनाव पर। सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवार के अंदर जो लड़ाई है वो लड़ाई अब बीजेपी के मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में ना तो इनेलो है और ना जेजेपी है। असल बात तो यह है कि हिसार की जो चुनावी जंग है उसमें इनेलो और जेजेपी में लड़ाई इस बात की रहेगी उनमें से ज्यादा वोट कौन लेता है। यानी पहली बार ऐसा होगा दुष्यंत चौटाला के लिए दिक्कत यह है कि अगर वो अपनी मां को कैंडिडेट नहीं बनाते हैं तो सुनैना चौटाला वोट ज्यादा ले जाएंगी, और अगर
वोट ज्यादा नहीं आए तो दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स जीरो पर आ जाएगी। यानी पहली बार चौटाला परिवार लंबे टाइम के बाद हिसार की पॉलिटिक्स में वो हाशिए पर है और दोनों ही पार्टियां सत्ता की दौड़ में नहीं है, चुनाव जीतने की दौड़ में नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक दूसरे को हराने के पीछे छोड़ने की दौड़ में है। तीसरे और चौथे नंबर की रेस है दोनों में। जी। और एक खास बात और बताऊं, अगर बाई चांस पूरा देवीलाल परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता है, इनेलो भी सुनैना का जैसे जिक्र हुआ और जेजेपी नैना चौटाला को उतार देती है और बीजेपी ने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को उतार दिया, इन तीनों में भी जब देवीलाल परिवार के वोट का, क्योंकि देवीलाल का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, वो ज्यादातर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की तरफ ही शिफ्ट होगा, क्योंकि वो जीतने की पोजीशन में है, आज वो जिताऊ कैंडिडेट हैं। जबकि जैसा शोरान साहब ने बताया कि इनेलो और जेजेपी वो तो तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी सिनेरियो आज के दिन बढ़ रहा है वो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होगी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, इन दोनों पार्टी तो तीसरे और चौथे की लड़ाई में। मैं सहमत हूँ। आप देखिए कि 1990 के दौर में जब रणजीत सिंह सीएम बनने की दौड़ में शामिल थे, उस समय वो विरासत की लड़ाई हार गए थे और ओम प्रकाश चौटाला उसको ले गए थे। लेकिन अब आप देखिए कि लगभग 34 साल के बाद एक बार फिर से वही मौका रणजीत सिंह के लिए आ रहा है कि जब दोनों ही परिवारों की, दोनों ही पार्टियों के, इनेलो और जेजेपी, दोनों के ही परिवार के मेंबर चुनाव में लड़ेंगे और तीसरे रणजीत सिंह होंगे। अगर रणजीत सिंह, डेफिनेटली वो दोनों पीछे हैं, रणजीत सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं देवीलाल की सियासी विरासत के अगले अधिकारी, उत्तराधिकारी रणजीत सिंह भी साबित हो सकते हैं। एक जो अभी शोरान साहब ने बात बताई, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का जो असली वारिस कौन होगा इस चुनाव में, उसका पहला स्टेप तो रणजीत सिंह चौटाला जीत चुके हैं। उसका कारण ये है कि रणजीत सिंह चौटाला जो देश की सबसे बड़ी पार्टी और जो 10 साल से सत्ता में है, उस पार्टी की टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। जबकि इनेलो और जेजेपी तो एक घर की पार्टी है, उनके में तो तमाम फैसले एक परिवार को लेने हैं। जबकि यहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट जैसे ही उनको मिली है, तो पहली सीढ़ी राजनीतिक वारिस कौन होगा 2024 में, उसकी रणजीत सिंह जीत चुके हैं। फाइनल 25 तारीख को ही पता चलेगा जब लोग वोट डालेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं शोरान साहब का भी और जोशीला साहब का भी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और भी अपडेट आपको लिए लेकर के आएंगे और समय समय से फिर से इनसे समय लेंगे और फिर से इनके साथ नई ताजा अपडेट में जुड़ेंगे। और ये थी लोकसभा चुनाव 2024 की हिसार लोकसभा की सीट की मुख्य बातें, जिसको लेकर के सामने आ रहा है कि भाई अगर बीजेपी ने अपना 15 दिन हो चुके कैंडिडेट घोषित किए, लेकिन अगर सभी जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं या हल्के वाइज जो उनके बड़े नेता हैं वो जब तक इसमें नहीं जुटेंगे चुनाव में, तब तक जीतना बहुत ही मुश्किल है और असंभव सा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मैं बात करूं, अपने लेवल पर तैयारियां जो है वो ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनके जो मुख्य नेता है या अलग अलग हलकों के, वो मुख्य रूप से अभी नहीं आए हैं इनके साथ, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो या अन्य कुछ और नेता हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। वहीं पर मैं दूसरी बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। चंद्रमोहन जो है वो आते हैं, या जैसा कि घोड़ेला साहब का भी नाम सामने आया, अभी कुलदीप जी ने भी बताया, वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है टक्कर का हो सकता है। वहीं पर बात की जाए जेजेपी और बीजेपी, वो आपस में ही टक्कर करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कि कौन किससे ज्यादा वोट लेगा, कौन किससे ज्यादा वोट लेगा। तो ये है ताजा स्थिति आज के समय की, और आगे भी और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जुड़े रहे हमारे साथ।